वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। और आई होप कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे और पूरी केयर जो है आप लोग अपनी कर रहे होंगे, अपने घर वालों की कर रहे होंगे और साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे, जो सबसे ज़रूरी है इस इम्पोर्टेंट टाइम, इस टाइम पीरियड के दौरान। क्लियर? तो आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है रेजिस्टेंसेस के बारे में कुछ आगे जो पॉइंट्स हमारे हैं वो हम आज लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम लास्ट टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने लास्ट जो पॉइंट छोड़ा था वो ये था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर n इक्वल रेजिस्टेंस हो देन वी हैव r बाई n, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में n इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो देन वी हैव n इंटू r। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जो मुझे आपको बताना है। मान लीजिए R इक्वल टू 5 ओम, 5 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि n इक्वल टू 5। ध्यान से समझना आपको, 5 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस हैं और जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कंबाइंड रिजल्ट क्या आएगा? 5/5, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय जितने रेजिस्टेंस हैं, देन वी विल हैव 1 ओम। अगर सीरीज में रिजल्ट देखें तो क्या आएगा? n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस दैट इज 5, दिस इज 25 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, बिल्कुल सही है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, देन वी हैव 1 and 25 रिस्पेक्टिवली। कुछ और नोट किया आप लोगों ने? हाँ, नोट किया होगा कि 1 ओम रेजिस्टेंस कम है, 25 ज़्यादा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली पैरेलल कॉम्बिनेशन के वो रिजल्ट ज़्यादा आता है। इसके आगे और सोचिए बच्चों, इसके आगे ये सोचिए, इट मींस इन दोनों में से बेटर कनेक्शन कौन सा है और किसको प्रेफरेंस दी जाती है? जवाब है पैरेलल को। व्हाई? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस इज मच लेसर if they would be connected in series। और आप जानते हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस का होना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप का लॉस होना होता है। और जब पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा, पोटेंशियल लॉस होना या पोटेंशियल ड्रॉप होना, पोटेंशियल लॉस या पोटेंशियल ड्रॉप, बात एक ही है। तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिससे करंट ज्यादा निकलेगा। तो एज यू नो दैट एंड एज यू शुड नो कि हाँ, कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर नहीं है। सीरीज कनेक्शन में जो है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पैरेलल की कंपैरिजन में। तो ये भी आपको नोट करना है कि दोनों कॉम्बिनेशन में से, दोनों ग्रुपिंग में से कौन किस वे में बेटर है, क्यों है। तो ये जवाब मैंने आपको दिया। चलिए आइए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर न्यूमेरिकल पर पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, RS बाय RP रिक्वायर्ड रेशियो। बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो में क्या बात की गई है कि जो सीरीज और पैरेलल के n इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर उनका रेशियो निकालें तो दैट इज RS बाय RP इक्वल टू n स्क्वायर। मींस जस्ट ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के कंपैरिजन को देखने के लिए आपके सामने है कि RS बाय RP यानी कि RS सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय n स्क्वायर, बाय फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, only when there are equal resistances are connected।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है मैंने आपको पैरेलल ग्रुपिंग में 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिए थे यहाँ वहां पे लास्ट टाइम। आज हम अगर 2 रेजिस्टेंस की अगर बात करें, इफ वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस देन 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वेरी सिंपल, नो डाउट वेरी सिंपल है। बट आई होप दैट एंड आई विल टेल यू, please remember the direct result because it will help you to solve the numerical quickly. So Rp will be equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, 1/R1 plus 1/R2, and then the next step, that is R1 R2 LCM लेंगे, फिर उसको हम रिवर्स कर देंगे, then we will have R1 R2 by R1 plus R2। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, and the next point is current divider। next point is current divider। ध्यान से समझना है इस रिजल्ट को। किसकी बात हो रही है? करंट डिवाइडर की बात यहां पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? करंट डिवाइडर की। ठीक है बच्चों, तो करंट डिवाइडर क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता था? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हुआ है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड होता था। तो पैरेलल में क्या हो रहा है? हर रेजिस्टेंस के थ्रू क्या अलग अलग जा रहा है? करंट, जबकि क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इट मींस करंट डिवाइडर अगर हम 2 से शुरुआत करें, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस अगर हम शुरुआत करें, देखिएगा this is the resistance R1, this is the resistance R2, R1 R2, this is total current I, so across this R1 current will be I1, across this current I2। ठीक है, सवाल ये है कि हमें I1 I2 निकालना है, फाइंड आउट करना है कि I1 कितना गया है, मतलब टोटल करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर करंट निकालें I1 को तो वो क्या होगा। एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस जैसे भी आए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वहां पे अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक्सप्लेनेशन में, देन दैट इज वी हैव I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोगों ने क्या पढ़ा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, नो डाउट। व्हाट इज I? टोटल करंट। सो व्हाट इज V? टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। ओके, व्हाट इज Rp? दैट इज टोटल रेजिस्टेंसेस एज यू नो, एंड I1 इज यू नो वेरी वेल V by R1 एंड I2 इज V by R2। यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं कि मुझे कहा जाए कि टोटल करंट I इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी लिखा V अपॉन Rp होता है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, होता है। लेकिन आप जरा सोचिएगा, जब आप Rp की वैल्यू रखते हैं 1/Rp रखते हैं, देन यू विल हैव V इनटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। this is I, this is total current I, this is what? total current I। क्लियर है? ध्यान रखिए। तब हमें, अगर हमें अब I1 निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, कैसे आएगा, वो बात नोट करने की यहां पर है। तो देखिएगा, अगर मैं V अपॉन में R1 देखूं, देखो यहां पे V अपॉन में R1, ध्यान से समझिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को अलग से डिवाइड में लिख सकते हैं V by R1। देन I इज इक्वल टू V by R1 इज I1 इनटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये स्टेप हमें मालूम था, फिर मैंने टोटल करंट I इक्वल टू V by RP का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं 2 रेजिस्टेंस के केस में, फिर मैंने V by R1 को लिखा I1। नाउ आई विल हैव टू फाइंड आउट I1। तो I1 को यही छोड़ दो,
इन दोनों को वहां ले जाओ, इस फ्रैक्शन को वहां ले जाओ, देन वी विल हैव I1 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू में I। तो यहां नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है, जब करंट I1 निकालना है तो ठीक उसके सामने रेजिस्टेंस R1 नहीं है, बल्कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है। R1 के अपोजिट यानी कि दूसरी ब्रांच कौन सी है? R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड देन ब्रैकेट में आउटसाइड मल्टीप्लायर में के तौर पर कौन है? टोटल करंट I। तो जब आपने I1 निकाल लिया है तो इसी बिहाफ पर अब मुझे I2 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब I2 को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, अगर मैं R1 की बजाय R2 को लेता V by R2, देन वी विल हैव, तो हमारे पास क्या होता? देन वी वुड हैव I2। तो ऐसे में अगर आप I2 निकालें, I2, देन I2 इज इक्वल टू, इन द सेम वे क्या आना चाहिए? अगर I1 निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में अपोजिट ब्रांच का है, तो जब आप I2 निकालोगे तो I2 तो R2 में से फ्लो होने वाला करंट है, तो इसके अपोजिट ब्रांच कौन सी हुई? R1। देन वी विल हैव R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू में I। दिस इज द करंट डिवाइडर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट डिवाइडर फॉर टू रेजिस्टेंसेस, फॉर टू रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों? सो आई होप कि आपको करंट डिवाइडर दो रेजिस्टेंसेस के केस में क्या होता है समझ में आया होगा। इन दोनों का रेशियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर दो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव यानी कि टोटल इफेक्टिव नेट रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम आते हैं 2 के बाद 3 पे, एक और स्पेशल केस के तौर पर, ताकि हमें 2 और 3 का तो कम से कम रिजल्ट डायरेक्ट पता होना ही चाहिए। क्लियर? चलिए आइए समझते हैं। फोर 3 resistances R1, R2 and R3, और अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें, then we had the result was 1 by Rp equal to 1 by R1 प्लस, डायरेक्ट देता हूं जो रिजल्ट हमें मिला था, दैट इज Rp इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यही तो रिजल्ट था। कब था? जब 3 रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, यही रिजल्ट हमें मिला था। कोई बात नहीं, वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी को आता है ये। ठीक है, लेकिन अब बात आती है 3 रेजिस्टेंसेस के करंट डिवाइडर की। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। करंट डिवाइडर की हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, करंट डिवाइडर की जब बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते तो करंट डिवाइड होता ही है। तो वी हैव R1, सेकंड वन R2, थर्ड वन R3। ठीक है, और दिस टोटल करंट इज I, टोटल करंट इज I, देन इट इज I1, it is I2 and it is I3। ठीक है, डिवाइड हो गया I1 I2 I3। ठीक है बच्चों,
अब बारी है ये समझने की कि I1 कितना होगा। और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो स्टेप मैंने यहां फॉलो किया है उसी की वे में मैं यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा। ध्यान से देखना कैसा। I1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। I1 किस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, R1 में से। तो ये कंफर्म है कि न्यूमरेटर में R1 नहीं आएगा, बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस आएंगे। यानी जो आपका टोटल रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट है उसको देखिएगा। आप यहां से R1 को स्किप कर दो बस, बाकी एज इट इज आएगा। क्या, R2 R3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, दैट विल बी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये ब्रैकेट लगा दिया और ये आ गया टोटल करंट I। ठीक है, क्या आएगा, I1 निकालने के लिए किसको स्किप कर दिया, R1 को। अपोजिट ब्रांचेस के रेजिस्टेंस कौन कौन से आ गए, R2 R3 आ गए, डिवाइड में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, चलिए अब बताइए, आप खुद बताइए, सोचिए, अपने आप लिखिएगा, 2 मिनट। सोचो अपने आप क्या आएगा। यस, I2 कितना आएगा बताओ। I1 तो निकाल दिया, I2 कितना आएगा, सोचो इस बारे में। गुड, क्या आना चाहिए I2 के लिए, किसको स्किप करें, किसको स्किप करें। I2 किस में से फ्लो कर रहा है, R2 में से, तो किसको स्किप करेंगे, R2 को। ठीक है, इस रिजल्ट में से किसको स्किप करेंगे, R2 को। देन वी विल हैव I2 इक्वल टू R1 R3 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या आएगा बच्चों, देन वी विल हैव R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। आया ना, ये आएगा। ये क्या आ गया, I2 आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आ रहा ना बच्चों, ये क्या I2 आ रहा ना, R1 R3 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। एंड सिमिलरली फाइनली I3 कितना आएगा, द सेम रिजल्ट वी विल हैव। किसको स्किप करेंगे, अब R3 को स्किप कर देंगे, वो है ना आसान। तो क्या आएगा, R1 R2 सॉरी इनटू में I भी आएगा भाई, इसमें इनटू में I, करंट ही तो निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस ही हो गया था नहीं तो राइट साइड में। तो I3 कितना आएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, देन ब्रैकेट इनटू में टोटल करंट I। सो बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल करंट एंड इंडिविजुअल करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंफर्म, श्योर। देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना है बिल्कुल ही। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसी पे बेस्ड। ठीक है, इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोग ट्राई करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल क्या है, इसी पे बेस्ड, फ्रेश माइंड से पढ़िएगा, समझ में आएगा। तो क्या होगा इसमें, इस न्यूमेरिकल में देखिएगा, we have 3 resistances, this is 10 ohm, this is 15 ohm and the final one is 30 ohm। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हो गए, कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। ओके, करंट I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, कितना, 1.2 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट I इज देयर। इसमें से कितना करंट गया नहीं मालूम, नाम दे दिया I1। इसमें से कितना करंट जाएगा, I2, पैरेलल कनेक्शन है ना बच्चों। और इसमें से कितना करंट जाएगा, I3। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या है,
फाइंड द इफेक्टिव, मैं इस टर्मिनल को नाम दे रहा हूं ए, इस टर्मिनल को नाम दे रहा हूं बी, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, भाई ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, क्योंकि मैंने एक पूरा सर्किट नहीं बनाया ना, सर्किट का पार्ट है, पर जितना भी है उसके अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ होगा इस पे। ठीक है, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज I1, I2 एंड I3, मतलब आपको हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और आई होप कि आप भी सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन देख करके, वीडियो पॉज करके, देन पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है विद ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आइए इसके सॉल्यूशन पे। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ए से बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो इट मींस तीनों पैरेलल में है ना, 10, 15 और 30 तीनों पैरेलल में है। तो क्या करें, पैरेलल का रिजल्ट याद होगा आपको, टोटल रेजिस्टेंस का नाम क्या दे दिया, R इक्वल टू R1 R2 R3। तो मैं R1 R2 R3 दोबारा लिखने की बजाय 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 30 लिख दूं, ऐसे लिख देना बच्चों। R1 R2 R3 हो गया, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, R1 R2। अगर आपने इसको R1 माना है, सपोज इसको आपने R1 मान लिया, ये आपने R2 और ये आपने R3 ले लिया। ध्यान रखिएगा, कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि R1 ले लेते हैं, R2 R3, तो नाम दे दीजिए पहले डायग्राम में, ताकि इधर दिमाग में रहे कि R1 कौन है, R2 कौन है और R3 कौन है। तो R1 R2 मतलब 10 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट प्लस R2 R3 दैट इज 15 मल्टीप्लाई 30 प्लस R3 R1 दैट इज 30 into 10, 30 मल्टीप्लाई 10। ओके बच्चों, then we will have R equal to, this is your first part, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, तो इसको ऐसे चीज रहने दीजिए, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 15 3 is 45, तो इट विल बी 4500 डिवाइडेड बाय 10, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 150, 15 into 30 450, 30 into 10 300, 300 450 और 150 कितने हो जाएंगे, that will be how much, 900, कितने हो जाएंगे 900, तो 4500 डिवाइडेड बाय 900, सो इट विल बी 5 ओम। तो बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। आई थिंक बहुत सिंपल पॉइंट था ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के ऊपर अप्लाई किया गया होगा। तो बच्चों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज जो हमने अप्लाई की होगी, वोल्टेज का मतलब है V, है ना। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, वोल्टेज का मतलब होता है V, और बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, IR,
जब ये ए और बी के बीच की बात कर रहा है तो अलग अलग को देखने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या आएगा, V इक्वल टू टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस R। टोटल करंट I इज 1.2 मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस R इज 5 इंटू 1.2 कितने होते हैं, दैट इज 6 वोल्ट। सो द आंसर इज 6 वोल्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात लगेगी कि डायरेक्ट फॉर्मूले में अभी इनमें कोई मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं सभी को, ठीक है। V इक्वल टू आई आर है, 6 वोल्ट आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है अभी इसी बीच, वो ध्यान से आप सुनिएगा कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाए कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, या फिर मैं ये यूं कहूं कि अगर मैं इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दूं और मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और ये वोल्टमीटर फिलहाल 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक। ओके, तो बच्चों बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए मैं बताता हूं। एक बात बताइए, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, जो ये हमारा आंसर है 6 वोल्ट, तो ये A और B इन दोनों के बीच में ही अप्लाई हुआ होगा। अगर ये B पॉइंट है तो यहां इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तो ये B पॉइंट जितने पोटेंशियल पर है उतने ही पोटेंशियल पर ये कॉमन पोटेंशियल है, ये वाला जहां से तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। ये A जितने पोटेंशियल पर है उतना ही पोटेंशियल इन तीनों का, यहां से जो ये तीनों रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है वो इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के बीच में भी 6 ही है। तो ऐसे में ये दोनों टर्मिनल इन तीनों रेजिस्टेंस का कॉमन टर्मिनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 वोल्ट है वो तीनों रेजिस्टेंसेस का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे हो तीनों के अक्रॉस। तो ये जो वोल्ट मीटर है, अगर मैं इसको R1 पे लगाता हूं, R2 पे लगाता हूं या R3 पे लगाता हूं तो तीनों के अक्रॉस वैल्यू 6 वोल्ट ही आएगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में potential applied potential across each resistance remains same while the current is divided. Now it's time to find the value of current through each resistances, that is I1, I2 and I3. So let's we find out first I1. तो I1 क्या आएगा बच्चों? What should be I1? And that's, I think it should be practice time, है ना? तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। I1 is equal to रेजिस्टेंसेस ऑफ अपोजिट ब्रांचेस। तो I1 पास हो रहा है 10 ओम में से, तो न्यूमरेटर में 10 तो आएगा ही नहीं, बचे बाकी दोनों R2 R3। तो 15 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, डायरेक्ट कर दूं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये भी तो था इन दोनों में। जब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था तो जो डिनोमिनेटर है ये कितना आ रहा था टोटल 900 ना, ये R1 R2 R3 R1 ही तो है। तो जब आप इस क्वेश्चन में ये पहले निकाल चुके हो तो आपको बार बार अपने स्टेप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। तो I1 में क्या आएगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय
R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 जिनका सम आ रहा था 900 आ रहा था ना, और इनटू में टोटल करंट आई दैट इज 1.2। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 जो कि 900 है इनटू में 1.2। तो ये क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 30 30 900 30 15 दैट इज 2 into 1.2 दैट इज 0.6। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ब्रांच में जो पास होने वाला करंट है वो 0.6 एम्पियर है। ठीक है, इसी तरह से I2 की बारी, I2 में क्या आएगा बताओ, स्किप कौन सा रेजिस्टेंस होगा, स्वाभाविक है 15 ओम स्किप हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, बचा कौन 10 और 30। तो 10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 900 इनटू में 1.2। सो स्टूडेंट्स ये कितना आएगा, ये आएगा 30 30 900 10 3 30 3.4 0.4 दैट विल बी 1.2। सो द आंसर इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब बताइए I3 कितना होगा। अब आप I3 कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं आपके पास। I3 जैसा कि तीनों में से दो करंट आप निकाल चुके हैं और टोटल करंट आपको पता है 1.2 है, तो अगर आप 0.6 और 0.4 को प्लस करोगे तो 1 एम्पियर आएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि थर्ड में से करंट कितना गया, 1.2 माइनस 1.0 दैट विल बी 0.2 एम्पियर। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में ये ना रहे तब आप क्या कर सकते हैं, वही कि R1 R2 ले लेंगे, R3 को स्किप कर देंगे, R1 into R2 I3 फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है ना, कौन से वाला, R1 R2 मतलब 10 into 15 डिवाइड बाय 900 इनटू में 1.2, तब भी 0.2 ही आएगा। 15 6 90 है ना, तो 10 6 66 0.2, तो तब भी कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर ही आ रहा है ना बच्चों। तो इसमें कोई डाउट नहीं, जब तीन ब्रांच में से दो ब्रांच के करंट निकाल चुके हैं तो थर्ड में अपने को कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, शॉर्टकट से पता लग जाएगा डायरेक्ट कि टोटल करंट में से बाकी पहले दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, तो थर्ड साइड में जो थर्ड ब्रांच है उसमें से कितना करंट आ जाएगा वो हम निकाल सकते हैं, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा, इस एग्जांपल में हमसे क्या क्या क्वेश्चन किया गया ये भी समझ में आया होगा। अब आपको एक बात मैं और बताता हूं, इसके बाद ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग रेजिस्टेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन भी जो है सर्किट्स में वो पढ़ेंगे, इनको सॉर्ट आउट करने के मेथड भी हमारे पास हैं और दो तीन लॉज भी हम लोग जो हैं एज पर NTSC वो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में और सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर, आपको याद होगा कि सेल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में बताया था, लेकिन हम सेल की ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ी है अभी हमने सिर्फ एक सेल के बारे में पढ़ा है ना। अभी हम जिस तरह से रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल में, ऐसे ही हम सेल्स की पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। खैर अभी आप आइए एक पॉइंट पर जो नोट करने का है, वो नोट करने का पॉइंट ये है बच्चों कि हम लोगों ने इक्वल रेजिस्टेंस की बात की, आप एक बार नोट कीजिएगा यहाँ पे भी, अप्लाइड सोर्स पोटेंशियल जिसका V R R और R, क्या नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, सीरीज में हैं,
करंट तीनों में आई ही जाएगा, पर पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग V नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। तो ऐसे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिवाइड होगा वो इक्वल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों कि जब तीनों रेजिस्टेंस 2, 3, 4 मतलब इक्वल पॉइंट है, मतलब ये कम से कम 2 हो सकते हैं, मैं 3 लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन 3 का दिया था, 2 का भी दिया था, तो कोई बात नहीं। तो 3 रेजिस्टेंस हैं, इक्वल हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, देन अप्लाइड पोटेंशियल विल डिवाइडेड इक्वली अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस, दैट्स व्हाई 1, 2, 3 1, 2, 3 तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V नहीं V/3 होगा। इसी तरह से अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है तो 4n इक्वल रेजिस्टेंसेस, तब क्या लिखेंगे आप? V डैश, मतलब हर एक के लिए मैंने V डैश नाम दे दिया, इसको मैं V डैश नाम दे सकता हूँ, V1 V2 V3 को कॉमन नाम V डैश दे दिया, सो दैट विल बी V/n। V क्या है? टोटल पोटेंशियल जितना अप्लाई किया डिवाइड बाय जितने रेजिस्टेंस होंगे उतना में वो डिवाइड हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर यही तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, करंट I, वोल्टेज रिमेन सेम एज आई नो, एज वी नो कि तीनों में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा कि नहीं जाएगा? इस सेम करंट को हमने क्या नाम दिया? I डैश। अब कितना कितना जाएगा? सिंपल है ये भी कि I डैश विल बी इक्वल टू I/3, क्योंकि जितना करंट है तीनों में बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल है। अगर 2 होता तो I/2 होता, अगर 3 इक्वल रेजिस्टेंस है तो I/3, अगर 4 होते तो I/4। तो ऐसे में हर रेजिस्टेंस के में से कितना करंट जाएगा? करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल पास थ्रू, दैट इज I/3 if there are 3 equal resistances. So similarly for n equal resistances, I dash is equal to I/n। ठीक है, 3 है तो I/3 होगा, 4 होता तो I/4 हो जाता, 5 होता तो I/5 हो जाता। क्लियर? तो बच्चों कुछ एक इलस्ट्रेशन जो हम लोग आगे करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज सीरीज और पैरेलल के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, कैसे उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी, और किस तरह से वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे अब हम इन ग्रुपिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स बना लीजिए, कोई डाउट्स हो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। पर्सनली जो अगर विजिबल हो तो भी मुझे बताना, अगर विजिबिलिटी में कहीं पर अगर आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है, कि सर यहाँ पे इस विजिबिलिटी में या इस पोर्शन में कहीं प्रॉपर अगर दिखाई नहीं दे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।